हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का DSSB में जो अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है, जिसकी क्लासेस भी आप लोग की स्टार्ट हो गई थी। अब आप लोग के लिए जो नए प्रैक्टिस सेट है वो लेकर के मैं आ रही हूँ, जिससे कि एग्जाम जो आप लोग का होने वाला है उसके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और साथ ही आपका रिविजन भी हो जाए। ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस मैं इंक्लूड कर रही हूँ जो अलग अलग तरह के असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम्स में आए हुए हैं, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। PYQ का तो ये रहता है कि काफी क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते हैं और साथ ही या फिर उससे जुड़े हुए ही निकल करके कुछ क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। तो इसी तरह की ये सीरीज रहने वाली है, तो इसी तरह की वीडियोस आपको मिलते रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर किया करिए। कम से कम 10 स्टूडेंट के साथ आप लोग जो है वीडियो को शेयर जरूर से किया करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। इससे चैनल की रीच भी बढ़ती है, तो लाइक भी जरूर कर दिया करिए। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर के आने का। तो आइए शुरू करते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। और सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर विल बी। मुख्य जर्नल में किया जाने वाला लेखा होगा। फर्नीचर का उधार क्रय, मजदूरी का भुगतान, उधार विक्रय, सुरेश से 1000 रुपए के माल की खरीद। क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, पेमेंट ऑफ वेजेस, क्रेडिट सेल, परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹1000 फ्रॉम सुरेश। तो यहाँ पर देखिए बात क्या हो रही है, यहाँ पर जर्नल जो होता है उसकी बात नहीं हुई है, प्रॉपर जर्नल लिखा हुआ है। मीन्स क्या है कहने का कि कुछ इस तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं जो आपके कैश से रिलेटेड नहीं होते, या फिर आप जो और बाकी की जो सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती हैं जर्नल की उसमें नहीं दिखाते। तो उस तरह के ट्रांजेक्शन को हम कहाँ पर नोट करते हैं, तो उसे नोट किया जाता है जो जर्नल प्रॉपर होगा, या कोई भी ऐसी एंट्रीज चाहे वो क्लोजिंग एंट्रीज हो या आपके एडजस्टमेंट हो, उसको भी हम कहाँ पर दिखाते हैं, जर्नल प्रॉपर में दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछ रहा है कि जर्नल प्रॉपर में या मुख्य जर्नल में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, तो वो हो जाएगा आपका आंसर क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर। यानी कि अगर शॉर्ट में कहें तो इतना ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कहें क्लोजिंग एंट्रीज जो होती हैं वो कहाँ दिखाई जाती हैं, क्लोजिंग एंट्रीज, या फिर आपसे कहता है कि किसी भी तरह की जो क्रेडिट परचेज होता है, क्रेडिट पर होता है, उधार पे होता है, चाहे परचेज हो चाहे सेल हो, वो सब कुछ आपका प्रॉपर जर्नल में दिखाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इसके अलावा ये भी आप आंसर समझ लीजिए कि वो सारी एंट्रीज जो और कहीं नहीं दिखाई जाती, जिनको और कहीं हम स्पेशली नहीं दिखा सकते, वो सब आपकी जर्नल प्रॉपर में जाती है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द होल्डर ऑफ बिल कैन रिसीव पेमेंट फ्रॉम डैश इन द केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल। बिल के अप्रतिष्ठित होने जाने पर धारक उसका भुगतान प्राप्त कर सकता है, यानी कि बिल जो है वो डिसऑनर हो गया है, तो डिसऑनर होने के बाद अभी भी जो उसका होल्डर है, जो उसका धारक होता है, वो उस पेमेंट को रिसीव कर सकता है, उस बिल के पेमेंट को रिसीव कर सकता है। किसके थ्रू कर सकता है? ओनली ड्रायर, ओनली ड्राई, ओनली इंडोर्सर, या फिर एनी इंडोर्सर और ड्रायर। यहाँ पे क्या कह रहा है, केवल लेखक से ले सकता है, स्वीकारकर्ता से, इसे बेचान करने वाले से, या फिर किसी भी बेचानकर्ता अथवा लेखक से। तो जो उसका कोई भी जो इंडोर्सर होगा या ड्रायर होगा वो उससे उसका पेमेंट ले सकता है। यानी कि ये नहीं है कि डिसऑनर हो गया है तो अब उसको पेमेंट ही नहीं मिलेगा, तो डिसऑनर होने पर भी उसको पेमेंट मिलेगा। किससे मिलेगा? इंडोर्सर या फिर ड्रायर से मिल सकता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, फोर्थ वाला पॉइंट जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन डायनेमिक फाइनेंशियल एनालिसिस वी इवैल्यूएट। गत्यात्मक वित्तीय विश्लेषण में हम मूल्यांकन करते हैं बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर, इनकम स्टेटमेंट ऑफ करंट ईयर, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ऑफ इंश्योरिंग ईयर, ट्रेंड ऑफ फ्यू ईयर्स। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वर्तमान वर्ष के चिट्ठे का, वर्तमान वर्ष के आय विवरण का, आने वाले वर्ष के आय विवरण तथा चिट्ठे का, कुछ वर्षों की प्रवृत्ति का। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, तो आपने जर्नल पढ़ लिया, आपने लेजर पढ़ लिया, आपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए, उसके बाद जो होता है, जो फाइनल अकाउंट्स हम प्रिपेयर कर चुके होते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है, फाइनेंशियल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया जाता है। उसके बाद डिसीजंस होते हैं, उसके बाद उसको कम्युनिकेशन होता है, लास्ट स्टेप आपका कम्युनिकेशन हो जाता है इसमें। तो यहाँ पर फाइनेंशियल एनालिसिस जब हम कर रहे होते हैं, तो जो डायनेमिक फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, गत्यात्मक होता है, उसमें हम क्या मूल्यांकित करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर उसमें हम ट्रेंड ऑफ फ्यू ईयर्स, यानी कि कुछ वर्षों की प्रवृत्ति का, कि किस तरह से जो हमने अकाउंट्स हमारे हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे, उसमें चेंजेस आए हैं, क्या
कौन सी चीजें जो है वो इंक्रीज हुई है, कौन सी चीजें डिक्रीज हुई है, तो पिछले वर्षों से कंपेयर करके हम उसको निकालते हैं। और भी इसके तरीके होते हैं, और भी मेथड्स होते हैं, रेशो एनालिसिस हो जाता है आपका, बीपी एनालिसिस हो जाता है, ये सारी चीजें भी इसी में ही आती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। Which of the following is not a technique of financial analysis? निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय विश्लेषण की तकनीक नहीं है? तुलनात्मक वित्तीय विवरण, अनुपात विश्लेषण, पूंजी बजटन, कोष प्रवाह विश्लेषण, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशो एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, फंड फ्लो एनालिसिस। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कौन सी टेक्निक, फाइनेंशियल एनालिसिस की बात यहाँ पर हो रही है, विश्लेषण की बात हो रही है, कौन सी वो टेक्निक नहीं है जिससे हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो अभी मैंने कुछ आप लोग के एग्जांपल्स लिए ही थे, जो डायनेमिक वाला था वहां पर, तो कौन सा नहीं है? तो कंपेरेटिव भी होती है, आपस में जो होता है कंपेयर भी किया जाता है प्रीवियस ईयर से करंट ईयर को, रेशो एनालिसिस भी होता है, आपको पढ़ाया है मैंने, फंड फ्लो एनालिसिस भी होता है। कैपिटल बजटिंग जो है वो इसमें शामिल नहीं होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड हो जाता है, तो ये इसका हिस्सा नहीं होता। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, और बहुत अच्छे से इसका रिवीजन करिए, इसको पढ़िए। कोई टॉपिक इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए मुझे, मैं इस पर अलग से आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर के, क्लासेस की वीडियो में ही ऐड हो जाएगी वो वीडियो, लेकर के आऊंगी। तो उसमें कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। क्लासेस की वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो जरूर से देख लीजिएगा, फ्री अवेलेबल है चैनल पर, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री अवेलेबल है, कोई आपसे पेमेंट नहीं करना आपको, वहां से आप सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। जो नहीं क्लियर हो रहे कमेंट कर दीजिएगा, उस पर आपके लिए अलग से वीडियो आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर विल बी फ्लो ऑफ फंड व्हेन, कोष प्रवाह होगा, गुड्स इज परचेज फॉर कैश, मशीन इज सोल्ड फॉर कैश, कैश इज कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश इज पेड टू क्रेडिटर्स। माल नगद क्रय करने पर, मशीन का नगद में विक्रय करने पर, देनदारों से नगद संग्रह करने पर, लेनदारों को नगद चुकाने पर। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो कोष होता है, फंड होता है, उसका प्रवाह कब माना जाता है? तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि फंड का फ्लो तभी होगा जब आपकी दो तरह के, एक फिक्स एसेट होती है या फिक्स लायबिलिटीज भी होती हैं आपकी, दूसरा जो होता है वो करेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जब ये दोनों साइड जो होंगे वो इफेक्ट डालेंगे, दोनों पर इफेक्ट पड़ेगा, तभी आपका फंड का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। अदरवाइज यहाँ पर फंड का फ्लो नहीं होगा, अगर सिर्फ करंट में होगा या फिर सिर्फ फिक्स रेट के बीच में होगा। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट जिसमें कह रहा है कि गुड्स इज परचेज फॉर कैश, आपने गुड्स को परचेज किया कैश में, तो क्या होगा? दोनों ही करंट एसेट हैं, गुड्स भी और कैश भी, तो कैश कम हो जाएगा, गुड्स बढ़ जाएंगे, ओवरऑल टोटल जो होगा करंट का सेम ही रहना है। मशीन इज सोल्ड फॉर कैश, अब यहाँ पर मशीन क्या है? ये फिक्स्ड एसेट है, और कैश क्या है? हमारी करंट एसेट है। अगर हम मशीन को परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पर कैश हमारा क्या होगा? कम होगा, कैश को हम पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर जो मशीन है ये आपका फ्लो ऑफ फंड में आएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, सेकंड वाला पॉइंट जो होगा वो करेक्ट होगा। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके फंड फ्लो वाले क्वेश्चन आए, इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो हो। कैश कलेक्टेड करिएगा डेटर्स से, तो वहां पर क्या हो जाएगा? जो डेटर्स में कम हो जाएंगे और कैश आपका बढ़ जाएगा, करंट एसेट दोनों ही है, कोई चेंज नहीं आएगा। कैश पे करिएगा क्रेडिटर्स को, तो कैश कम हो जाएगा, उधर से क्रेडिटर भी क्या हो जाएंगे? कैश पे करिएगा क्रेडिटर्स को, तो वहां भी यही होगा कि कैश अगर पे कर रहे हैं क्रेडिटर कम हो जाएंगे, उधर से कैश भी कम हो जाएगा, तो भी दोनों करंट ही इफेक्ट करेंगे, फिक्स कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर फ्लो तभी होगा जब फिक्स और करंट दोनों चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि करंट रेशियो ऑफ ए फर्म इज 2:1 इफ अ पेमेंट ऑफ ₹50,000 इज मेड टू सिंडिकेटर्स, द करंट रेशियो विल बी। एक फर्म का चालू अनुपात 2:1 है, यदि लेनदारों को 50,000 का भुगतान किया जाता है तो चालू अनुपात क्या होगा? वृद्धि होगी, कमी होगी, स्थिर रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन द सेम या फिर नन ऑफ देम। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि आपने पेमेंट कर दिया है, जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको 50,000 का, तो वहां पर पेमेंट को 50,000 कर देंगे, तो वहां पर क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 50,000 से हमारे क्या होंगे? क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, तो जो रेशियो होगा वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the current ratio is 2.5, liquidity ratio is 1.5 and working capital ₹60,000, find current asset। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है
चालू अनुपात बता दिया है 2.5 है, तरलता अनुपात 1.5 है, कार्यशील पूंजी 60,000 है। तो चालू संपत्तियां ज्ञात कीजिए, 1,50,000 की, 50,000 की, 1 लाख की या फिर 1,20,000। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मैं बहुत आप लोग को करा चुकी हूँ। जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करिए कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जितने भी बच्चों का आंसर करेक्ट होगा उन सबके नाम, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में उन सबके नाम मेंशन करूंगी। तो सभी बच्चे इसका आंसर मुझे जरूर से बताएं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियोस में कई बार करवा चुकी हूँ आप लोगों को, तो ये आपको प्रैक्टिस में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a company's average stock is rupees 80,000, stock turnover ratio is 6 and selling price is 25% above cost, then the amount of sales will be। एक कंपनी का औसत स्कंद है 80,000 का, स्कंद आवर्त अनुपात 6 तथा विक्रय मूल्य लागत से 25% अधिक है, तो बिक्री की राशि होगी। 9 लाख की है, 6 लाख की, 4,80,000, 7,20,000। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कंपनी का जो एवरेज स्टॉक है वो 80,000 का है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो 6 है और सेलिंग प्राइस क्या है 25% है। अब आपको बताना है कि जो सेल है वो कितनी निकल करके आएगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे क्वेश्चन में हमको पता है कि जो फॉर्मूला दे रखा है हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो का दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पर हम उसी का फॉर्मूला नोट कर लेते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो का कि क्या होता है। तो जिससे कि तो उसको फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा, अपॉन में हो जाता है एवरेज स्टॉक, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। अब जो क्वेश्चन में गिवन है उसको रख लीजिए। एवरेज स्टॉक टर्नओवर रेशियो है 6 का, रख लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें नहीं पता, एज इट इज आप नोट कर लीजिए, आप इसको एक्स भी मान सकते हैं। एवरेज स्टॉक हमारे क्वेश्चन में गिवन है, उसको लिख लीजिए 80,000 का। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पर सॉल्व करने में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो बाहर हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 80,000 इंटू 6, आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी निकल के आ जाएगी 4,80,000 की। 4,80,000 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल करके आ गया। अब हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 20%, जो 25% है वो उसकी क्या है प्रॉफिट, उसमें हमें ऐड करना है और हमें निकालना है सेल। तो यहाँ पर क्या करना होगा, जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल करके आई है इसको हम 100 मान लेते हैं। अगर ये हम इसको 100 मान लेते हैं तो सेल क्या हो जाएगी, क्योंकि 25% प्रॉफिट है तो 125 हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा सेल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, निकल करके हमारा आ जाएगा, 0 से 0 चले जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 लाख आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगी, सेल्स हो जाएगी, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस तरह से सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन, जब आपके एग्जैक्टली नहीं गिवन होता तो जो भी रेशियो हो उसी के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 6 लाख का। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके आंसर में दे रखा है, सॉरी जो क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे स्कंद आवर्त अनुपात यहाँ पर दे रखा था स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो उसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि उसी फॉर्मूले के बेसिस पर ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ट्रांजेक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल अफेक्ट वर्किंग कैपिटल, निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन कार्यशील पूंजी में वृद्धि करता है। पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल, कलेक्शन फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। देय पत्रों का भुगतान, प्राप्य पत्रों से वसूल किया गया, ऋणपत्रों का निर्गमन, ऋणपत्रों का अंशों में परिवर्तन। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो वर्किंग कैपिटल होती है वो इफेक्ट होगी किससे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, जब हम करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को लेस कर देते हैं तो निकल के हमारी वर्किंग कैपिटल आ जाती है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि इफेक्ट क्या करेगा, तो कौन सी चीज इफेक्ट करती है देखते हैं कि जो बिल्स पेबल है उनका आपने पेमेंट कर दिया, तो उसमें भी ये रहेगा कि बिल्स पेबल एक साइड से कम हुए, दूसरी तरफ से हमारा कैश भी कम हो गया, तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। कलेक्शन फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल्स, तो इसमें क्या रहेगा कि बिल्स रिसीवेबल्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे, उधर से कैश उतनी बढ़ जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टोटल सेम आ जाएगा। इशू ऑफ डिबेंचर, आपने डिबेंचर ऋणपत्रों का निर्गमन किया, तो ऋणपत्रों का निर्गमन करने से क्या होता है, कैश आती है, कैश आपके पास आएगी और ये डिबेंचर है तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म नहीं होंगे, इसलिए क्या होगा, इसी से ही वर्किंग कैपिटल पर इफेक्ट पड़ेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगी हमारी ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये कन्वर्जन करना, तो इसमें तो कोई भी आपकी जो कोष है, फंड है, उसका ना इनफ्लो हुआ, ना सोर्स है, ना एप्लीकेशन, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कन्वर्जन किया है,
तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो 3 वाला ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, निम्नलिखित में से कौन सा परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह नहीं है? माल की बिक्री से रोकड़ प्राप्ति, माल आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान, स्थायी संपत्ति के विक्रय से रोकड़ प्राप्ति, आयकर का भुगतान। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं उसमें कैश फ्लो नहीं होगा। इसमें से कौन सी जो आपके पॉइंट्स दे रखे हैं, कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट टू सप्लायर, कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। तो यहाँ पर जो कैश फ्लो होता है, जो रोकड़ प्रवाह होता है, आता किस में है? तो ये भी ध्यान में रखिएगा। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका थर्ड है उससे रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नगद प्रवाह विवरण हिंदी में कहते हैं और ये थर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये वाला पॉइंट है। नगद प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है? थर्ड में आता है। उसमें 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं आप लोगों की। एक पहली वाली जो हो जाती है, जो आपके क्वेश्चन में पूछी ही गई है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी हो जाती है इन्वेस्टिंग, जहां जहां भी इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो भी एसेट परचेज की जाती है मोस्टली वो इन्वेस्टिंग में जाती है आपकी। और जो थर्ड पॉइंट हो जाता है वो फाइनेंसिंग हो जाती है, जैसे कि शेयर्स हैं या डिबेंचर हैं या कुछ भी इस तरह का, उसका जो है रीपेमेंट किया जा रहा है, रिडेम्पशन हो रहा है या फिर वो इशू किया जा रहा है, दोनों ही इसमें ही आएंगे। तो जो भी बिजनेस को चलाने से जो एक्सपेंसेस होते हैं या मिल रहा है वो सारा आपको ऑपरेटिंग में जाएगा। जो फिक्स एसेट होंगे उसको सेल करेंगे या परचेस करेंगे, इन्वेस्टिंग में आएगा। और बाकी जो शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, इससे रिलेटेड फाइनेंसिंग में जाएगा। बाकी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। तो पहला पॉइंट में क्या है, गुड्स जो है उसको सेल किया है, उससे कैश मिली है, किस में जाएगा? ऑपरेटिंग में जाएगा। पेमेंट टू सप्लायर, ये भी ऑपरेटिंग में जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, देखिए यहाँ पर सेल किया है किसको? फिक्स्ड एसेट को, उससे हमको क्या मिला है? कैश मिला है। ये कहाँ जाएगा? ये आपका इन्वेस्टिंग में जाएगा। तो यही वाला पॉइंट क्या है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्थायी संपत्ति के विक्रय से रोकड़ प्राप्ति जो है वो आपका रोकड़ प्रवाह विवरण के परिचालन क्रियाओं में नहीं आती है। बाकी इनकम टैक्स का पेमेंट भी करेंगे तो वो भी आपका ऑपरेटिंग में ही दिखाया जाता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बनता है आपका अलग से। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, निम्नलिखित में से कौन सा विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह है? कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ऑल ऑफ सेवन। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर रॉयल्टी से कैश रिसीव हुआ है या फिर पेमेंट किया है डिविडेंड का, तो ये दोनों ही किस में चले जाएंगे? आपके रॉयल्टी और पेमेंट, डिविडेंड दोनों ही आपके रॉयल्टी वाला जाएगा ऑपरेटिंग वाले में, और जो पेमेंट किया है डिविडेंड का आपने, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो होता है वो भी आपको किसमें दिखाया जाता है? वो आ जाता है आपका फाइनेंसिंग में। तो यहाँ पर जो फिक्स एसेट को परचेज करेंगे सिर्फ वही हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या नहीं आता? कैश फ्लो जो है इससे नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तपूर्ति क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह नहीं है? कैश रिसीव फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव। यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का हिस्सा कौन नहीं है ये देख लेते हैं। तो जो उससे रिलेटेड नहीं होगा, जो आपके शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, वही इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डिविडेंड जो रिसीव होता है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग को होगी। जो डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है, लेकिन जो डिविडेंड रिसीव्ड होता है वो इसका हिस्सा नहीं होता। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गिव द नेम ऑफ कॉस्टिंग मेथड, लागत निर्धारण विधि का नाम बताइए। मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर लागत निर्धारण विधि कौन सी है? सीमांत लागत है, माप लागत है, प्रक्रिया लागत है। तो सिंपल सा है, यहाँ पर कौन सी जो है वो कॉस्टिंग मेथड होता है या लागत निर्धारण विधि है। तीनों ही मेथड होते हैं कॉस्टिंग के। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि आपके मार्जिनल कॉस्टिंग भी होती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी होती है और प्रोसेस कॉस्टिंग भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेज इनवर्ड इज इंक्लूडेड, आगत गाड़ी भाड़ा निम्नलिखित में से किसमें सम्मिलित किया जाता है? प्रशासनिक उपरिव्यय में, कारखाना में, वितरण उपरिव्यय में, मूल लागत में। जो कैरेज इनवर्ड होता है उसे हम कहाँ पर दिखाते हैं, किस तरह के ओवरहेड में दिखाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो ये किसका हिस्सा हो जाता है, ये हो जाएगा आपका। जो कैरेज आउटवर्ड होता है वो आप फैक्ट्री ओवरहेड में दिखाते हैं और उसे हम कहाँ पर डालते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको हम दिखाते हैं। लेकिन जो इनवर्ड होता है वो आपका किसका हिस्सा होता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं उसका हिस्सा होता है, क्योंकि आपका एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पर इसे हम कहाँ दिखाएंगे, इसे हम दिखाते हैं प्राइम कॉस्ट में, मूल लागत में। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर आउटवर्ड दे रखा हो तो पीएनएल में जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा है, और अगर आपका दे रखा हो कि इनवर्ड है तो वो आपको प्राइम कॉस्ट में जाएगा और कहाँ दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस, स्थिर लागत प्रति इकाई घटती है। विद द इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, विद द डिक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, या फिर विद द डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट होता है वो डिक्रीज होगा यानी कि घटता है। वैसे तो आपको पता है जैसे कि 10,000 पर मंथ है तो ये आपका 10,000 पर मंथ ही रहने वाला है, ये आपका बढ़ेगा नहीं ना तो घटेगा, फिक्स अमाउंट इसका रहता है। लेकिन अगर हम पर यूनिट की बात करते हैं यहाँ पर फिक्स कॉस्ट के, तो पर यूनिट जो होता है उसमें चेंजेस होते हैं। अब कैसे चेंजेस होते हैं वो देखते हैं ये कि उत्पादनशील लागत में वृद्धि के साथ, उत्पादन इकाइयों में वृद्धि के साथ, उत्पादन इकाइयों में कमी के साथ, उत्पादनशील लागत में कमी के साथ। तो यहाँ पर जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो आपकी जैसे जैसे आप यूनिट्स को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रोडक्शन की यूनिट जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे फिक्स्ड कॉस्ट की पर यूनिट कम होती जाती है। जैसे कि सपोज कर लीजिए अभी आप अगर बना रहे हैं 500 यूनिट्स को अगर आप बना रहे हैं और अब आप बनाने लगिए 1000 यूनिट्स, तो यहाँ पर अब आप नेक्स्ट जो बनाने लगे 1000, तो यहाँ पर अभी बना रहे हैं तो कितना जा रहा है, ये आपका 20 पर यूनिट आ रहा है निकल करके, लेकिन आगे कितना आ जाएगा 10 पर यूनिट आ जाएगा अगर आप 1000 यूनिट बनाने लगे। तो इस अमाउंट चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो आपके प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़े उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनिट कम हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि उत्पादन इकाइयों में वृद्धि के साथ क्या होता है, ये कम होता जाता है, पर यूनिट डिक्रीज होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमेटी हैज बीन चेंज्ड एज, अंकेक्षण व्यवहार समिति का परिवर्तित नाम है। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बोर्ड, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो अंकेक्षण व्यवहार समिति थी उसका जो नाम बदल करके आप चेंज करके हुआ है वो क्या नाम है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आपका हो जाता है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। जो आप लोग अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड जिस तरह से एएस होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसमें हो जाता है अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड। ये आपका हो जाता है जो ऑडिटिंग से रिलेटेड स्टैंडर्ड होते हैं शॉर्ट में। तो एक आंसर है ऑप्शन ए। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड बाय, कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि जो फर्स्ट ऑडिटर होता है कंपनी का उसे कौन अपॉइंट करता है। तो फर्स्ट ऑडिटर अगर पूछा जाए तो मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं फर्स्ट ऑडिटर को वो ही चुनते हैं, नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। लेकिन जो वैसे अगर कहा जाए, अगर यहाँ पर फर्स्ट ना लिखा होता, सिर्फ ऑडिटर लिखा होता, तो उसको कौन करता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है जिसको शॉर्ट में एजीएम बोला जाता है उसमें अपॉइंट करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग सिविल लायबिलिटी इंक्लूड्स, निम्नलिखित में से दीवानी दायित्व में सम्मिलित है। कर्तव्य भंग के लिए दायित्व, लापरवाही के लिए दायित्व, या फिर दोनों के लिए। लायबिलिटी फॉर मिसफेसनेंस, लायबिलिटी फॉर निगलेंस, ओनली फॉर 1 और 2, बोथ 1 and 2। ध्यान दीजिएगा ऑप्शंस पे। यहाँ पर आपको सिविल लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो किससे रिलेटेड है, ऑडिटर जो होता है, अंकेक्षक जो होता है उसकी आप यहाँ पर सिविल लायबिलिटी होती है। तो दो तरह की होती है, एक आपकी हो जाती है कर्तव्य भंग के लिए, दूसरी हो जाती है लापरवाही के लिए। तो ये दोनों पॉइंट सही है, लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, उस थर्ड ऑप्शन में ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आर लगा हुआ है। आप लोग जल्दबाजी में आंसर ये लगा देंगे, गलत हो जाएगा। और लगा हुआ है ये गलत नहीं है, जो आपका बोथ 1 and 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। तो इस तरह से भी
कंफ्यूजन हो सकती है एग्जाम में, तो ध्यान से आंसर लगाया करिए, गलत यहाँ पर भी हो सकता है कि अगर वो अपना किसी तरह की जो उसकी ड्यूटीज है उसको फुलफिल नहीं करता है, या फिर वो अगर अपने काम में लापरवाही कर देता है, वो ध्यान नहीं देता, अगर कुछ किसी चीज को चेक करना है, वॉचिंग करना है, नहीं किया, तो वो आपकी लापरवाही है। और कर्तव्य भंग में जानबूझ करके वो देख रहा है कि गलत है, उसके बाद भी उस चीज को आगे बढ़ा देगा, तो वहां पर वो कर्तव्य भंग हो जाएगा। ये डिफरेंस है दोनों में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑर्डर मस्ट बी ऑनेस्ट स्टेटमेंट वॉज यूज्ड इन। अंकेक्षक को ईमानदार होना चाहिए कथन का प्रयोग किया गया। किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में, लंदन एंड जनरल बैंक केस में, आर्मिटेज केस में, या फिर लंदन ऑयल स्टोरेज केस में। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ये लाइन है कि अंकेक्षक को ईमानदार होना चाहिए, ये कहाँ कही गई थी, किस केस में कही गई थी? ये कही गई थी आपकी लंदन जनरल बैंक केस में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरह के केसेस को भी ध्यान में रखिएगा, ये भी केस इंपॉर्टेंट है, किंगस्टन कॉटन मिल्स वाला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं। आगे मैं इंक्लूड करूंगी तो वहां पर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसकी पूरी सीरीज आप लोग की आएगी आपके एग्जाम तक, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक किया करिए। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।